आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर, जहां आप तैयार कर सकते हैं अपने इंग्लिश एसएससी, बैंक, यूपीएससी, स्टेट पीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। यदि वीडियो सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज हम बात कर रहे हैं 4 अप्रैल 2019 के आर्टिकल्स के बारे में, जिनमें से एक जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वो एडिटोरियल पेज से है और दूसरा डिस्कस करेंगे वो बिजनेस पेज से है। दोनों ही आरबीआई के संदर्भ में लेख हैं, क्योंकि 2 दिन से मैंने एक नया पैटर्न यहाँ पे स्टार्ट किया है। वही आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण हो। इनकी पीडीएफ और वोकैबुलरी लिस्ट सेंड की जा चुकी है टेलीग्राम पे, आपने डेफिनेटली देख लिया होगा। अगर आप पहले से वो वर्ड्स याद करके उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं तो ये एडिटोरियल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो भी आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से समझ में आपको आएगा। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं उनके थ्रू आप कोई भी ऐसा वीडियो जो अभी 4-5 दिनों में मैंने डिस्कस किया है और आप अगर मिस कर दिया है, आपने किसी कारणवश नहीं देख पाए हो, तो वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही आपको आशीष क्लासेस ऐप का एक लिंक भी दिया गया है जिसके थ्रू आप एडिटोरियल एक्सेस कर सकते हैं किसी भी समय। बहुत सारे क्विजेज़ वहाँ पर हैं, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उनमें से इंपॉर्टेंट क्विजेज़ जो भी हों आप एक नोटबुक डाल लीजिए, उसमें आप नोट कर सकते हैं। अभी एसएससी 10+2 की जो लास्ट डेट आज है फॉर्म फिलअप करने की, और जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है। 4 जून को सीजीएल का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी ऐप में एक पेड कोर्स चल रहा है 100 वीडियो सॉल्यूशन का, 100 वीडियोस प्रीवियस ईयर पेपर्स के, जिनमें 44 पेपर्स अब तक अपलोड किए जा चुके हैं। वो भी अगर आपने बाई नहीं किया तो बाई कर लें, क्योंकि अंततः पेपर सॉल्यूशन तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं तो बहुत अच्छे समझ में आपको आएगा। बैंक के स्टूडेंट्स के लिए भी कोर्स दिया गया है पेड कोर्स, वो भी बाई कर सकते हैं। साथ ही जो बच्चा एसएससी बैंक दोनों की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए कॉम्बो पैक भी उपलब्ध है। तो हर तरह की फैसिलिटी आपको आशीष क्लासेस ऐप के थ्रू उपलब्ध हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करें। सीरियस सेटबैक नाम का ये आर्टिकल है। सेटबैक का मतलब नोट कर लीजिएगा, असफलता को बोलते हैं, पराजय को बोलते हैं। तो गंभीर पराजय की बात यहाँ पे है। ये कुछ हमने डिस्कशन कल भी किया था, लेकिन आज विस्तार से हम बात करेंगे। क्वैशिंग ऑफ द February 12 सर्कुलर। देखिए 12 फरवरी 2018 का ये सर्कुलर था। तो ये क्वैश का मतलब होता है रद्द कर देना, नलीफाई कर देना, रिपील कर देना। ये कल भी हमने डिस्कस किया था। क्वैशिंग ऑफ द February 12 सर्कुलर, 12 फरवरी का जो सर्कुलर है उसको क्वैश करते हुए, क्वैश करना जो है, कुड अंडू क्रेडिट डिसिप्लिन इन द बैंकिंग सिस्टम। वो अंडू कर सकता है। अंडू का मतलब क्या है? अंडू से मतलब होता है कैंसिल या रिवर्स कर देना किसी भी इफेक्ट या रिजल्ट को। कोई भी परिणाम या प्रभाव है उसको विपरीत कर देना। अंडू नाम का एक ऑप्शन तो आपने देखा भी हो, को डिलीट कर दिया आपने ऑप्शन, और फिर अंडू आपसे डिमांड करता है अगर आपने डिलीट किया वापस प्राप्त करना है तो अंडू ऑप्शन को हम यूज़ करते हैं। तो ये तो पता ही होगा वर्ड। तो क्वैशिंग ऑफ द February 12 सर्कुलर, 12 फरवरी का सर्कुलर को क्वैश कर देना जो है, कुड अंडू, ये हो सकता है कि अंडू कर दे क्रेडिट डिसिप्लिन को इन द बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में जो क्रेडिट डिसिप्लिन है, जो एक कह सकते हैं कि जो बैंकिंग सिस्टम की एक डिसिप्लिन है, अनुशासन है, उसको ये अंडू कर सकता है, उस अनुशासन को ख़त्म कर सकता है। और जो डिफ़ॉल्टर्स के संदर्भ में ये लेख है, जो बैंक से लोन लेकर फिर लोन नहीं चुकाते हैं, उसी के संदर्भ में आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था 12 फरवरी 2018 को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। तो उसी के संदर्भ में हमें सब कुछ पढ़ना है। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट से पहले द का प्रयोग किया जाएगा, ये नोट कर लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर क्वैशिंग ए सर्कुलर issued by the RBI on resolution of bad loans is a setback to the evolving process for debt resolution। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसमें यह कहा गया कि सर्कुलर को रद्द कर दिया गया, जो कि इशू किया गया था आरबीआई के द्वारा। आरबीआई ने इशू किया था। ये किस लिए सर्कुलर था? तो ये था रेजोल्यूशन पे लेके। रेजोल्यूशन का मतलब यहाँ पे हल करने का प्रोसेस था कि इस सर्कुलर में वो रेजोल्यूशन था, वो बात बताई गई थी किस प्रकार से हल की जाए बैड लोन्स की समस्या को। बैड लोन्स का मतलब है लोन जारी कर दिया जाए बैंकों के द्वारा और वापस उस लोन की अदायगी व्यक्ति के द्वारा जिसने लोन लिया है, बोरोवर ने, वो अगर वापस लोन नहीं देता है तो उसे बैड लोन कहा जाता है। तो ऑन रेजोल्यूशन ऑफ बैड लोन्स, तो बैड लोन्स के रेजोल्यूशन के संदर्भ में जो सर्कुलर जारी किया गया था आरबीआई के द्वारा, इज अ सेटबैक। ये एक सेटबैक है, ये एक असफलता है। टू द इवॉल्विंग प्रोसेस, किसकी असफलता है? जो विकसित होती हुई प्रोसेस है, जो विकासशील प्रोसेस है। इवॉल्विंग का मतलब डेवलपिंग कह सकते हो। फॉर डेट रेजोल्यूशन, जो कर्ज संबंधी रेजोल्यूशन है उसके लिए,
जो कर्ज संबंधी रेजोल्यूशन का मतलब ये हो गया, कर्ज देने के बाद में अगर कोई तकलीफ ऐसी होती है तो डिफॉल्ट होने से बचा जा सके, लोन की अदायगी फिर से बोरोवर के द्वारा प्राप्त की जा सके, इस संदर्भ में जो रेजोल्यूशन करना था, सर्कुलर जारी किया गया था, उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश देकर सर्कुलर को रद्द कर दिया। तो ये एक असफलता है। द वॉइडिंग ऑफ द February 12, 2018 सर्कुलर कुड स्लो डाउन एंड कॉम्प्लिकेट द रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर लोन्स एग्रीगेटिंग टू एज मच एज 3.80 लाख करोड़ अक्रॉस 70 लार्ज बोरोवर्स। तो देखिए क्या कहा गया, वाइडिंग, वाइडिंग का मतलब भी नलीफाई करना होता है, तो क्वैशिंग, वाइडिंग, रिपील, रेसेंड, ये सब शब्द हैं एक दूसरे के सिनोनिम हैं। द वाइडिंग ऑफ द February 12, 2018 सर्कुलर, 12 फरवरी 2018 का सर्कुलर को रद्द करने के द्वारा जो ये वाइड किया गया, कुड स्लो डाउन, ये हो सकता है, कुड ये है पॉसिबिलिटी डिनोट करने के लिए यूज किया गया है, ये स्लो डाउन कर सकता है, मंद कर सकता है, गति धीमी कर सकता है, एंड कॉम्प्लिकेट और जटिल बना सकता है द रेजोल्यूशन प्रोसेस, जो भी एक रेजोल्यूशन प्रोसेस है, जो भी तरीका है, जो हल सर्च किया था, तलाश किया था आरबीआई ने, उस प्रोसेस को फॉर लोन्स, उन लोन्स के लिए जो कि एग्रीगेट हो गया है। एग्रीगेट का मतलब सामूहिक कह सकते हो, ग्रुप कह सकते हो, जो लोन कुल मिलाकर 3.80 लाख करोड़ का लोन है अक्रॉस 70 लार्ज बोरोवर्स। 70 जो बड़े बड़े कर्जदार हैं जिन्होंने कर्ज ले रखा है, उनके बीच 3.80 लाख करोड़ का लोन बकाया है। तो उसके रेजोल्यूशन प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर सकता है और स्लो डाउन कर सकता है। अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द रेटिंग्स एजेंसी ICRA, और ये जो आंकड़ा है 3.80 लाख करोड़ रुपए का 70 लार्ज बोरोवर्स के संदर्भ में ये आंकड़ा जारी किया गया है, डेटा जारी किए गए हैं रेटिंग एजेंसी ICRA के द्वारा। द सर्क्यूलर हैड फोर्स्ड बैंक्स, इस सर्क्यूलर ने बैंकों को मजबूर कर दिया था टू रिकॉग्नाइज डिफॉल्ट्स, कि वो पहचान कर ले डिफॉल्ट्स की। डिफॉल्ट्स का मतलब यहाँ पे है कि कोई जो लोन नहीं दे रहा है उस व्यक्ति की पहचान कर ले, कुछ उस केस की पहचान कर ले, बाय लार्ज बोरोवर्स विद ड्यूज ऑफ ओवर 2000 करोड़ रुपीस। जो बड़े बड़े बोरोवर्स हैं उनके जो 2000 करोड़ का अगर बकाया है, विद इन ए डे, वो एक दिन में ही पहचान कर ले, आफ्टर एन इंस्टॉलमेंट फेल ड्यू। अगर किसी ने लोन लिया और अगर कोई एक इंस्टॉलमेंट भी ड्यू रह जाती है, उनकी एक किस्त भी वो जमा नहीं कराते हैं, तो तुरंत बैंक पहचान करके एक्शन ले। इस प्रकार की कोई सर्क्यूलर जारी किया गया था आरबीआई के द्वारा। एंड इफ नॉट रिजॉल्व विद इन 6 months आफ्टर दैट, और अगर 6 महीने के अंतराल में अगर सोल्व नहीं किया जाता है उस चीज को, they had no choice but to refer these accounts for resolution under the insolvency and bankruptcy code। तो they had no choice, फिर उनके पास कोई विकल्प नहीं रहता है but to refer these accounts, एक ही विकल्प रहता है। देखिए बट यहाँ पे है, वो लेकिन का अर्थ नहीं देता है, बट का मतलब है इसके सिवाय, एक्सेप्ट के अलावा। तो फिर उनके पास कोई विकल्प नहीं रहता है, एक ही विकल्प रहता है कि इस प्रकार के अकाउंट्स को रेजोल्यूशन के लिए भेज दिया जाए, हल निकालने के लिए भेज दिया जाए। और किसके तहत? इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड जो है, ये दिवालियेपन का एक कह सकते हैं आचार संहिता संबंधी मान लीजिए एक उल्लेख है इस प्रकार का कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के तहत इन खातों को भेज दिया जाए। माउंटिंग बैड लोन्स, माउंटिंग का मतलब बढ़ना है, माउंटिंग बैड लोन्स विच क्रोज्ड 10% ऑफ ऑल एडवांसेज एट दैट पॉइंट। तो बैड लोन्स का भार बढ़ जाना जो है, विच क्रोज्ड 10% ऑफ ऑल एडवांसेज, जिसने क्रॉस कर दिया है 10% ऑफ ऑल एडवांसेज एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर जिसने 10% सारे जो एडवांसेज है उनको क्रॉस कर दिया है। एंड द फेल्योर ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम सच एज कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, और जो असफलता है कोई भी जो एग्जिस्टिंग स्कीम है, जो भी हाल फिलहाल जो स्कीम चल रही है उनकी असफलता है, जैसे कि मान लीजिए कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग है, किस प्रकार से कर्ज देना है उसको रिस्ट्रक्चर करने की बात है। स्ट्रेस्ड असेट रेजोल्यूशन, जो भी बैड लोन है, स्ट्रेस्ड का मतलब ही ये है कि स्ट्रेस्ड वैसे तनाव होता है, लेकिन अगर इकोनॉमी की भाषा में बात करें तो इसका मतलब स्ट्रेस्ड असेट रेजोल्यूशन का मतलब बैड लोन का रेजोल्यूशन है। एंड द स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड असेट्स to make a dent in resolving them form the backdrop to this directive। तो यहाँ पे डेंट एक शब्द है, नाउन है, ए का प्रयोग किया गया है, आर्टिकल का प्रयोग है। इसका मतलब ये वर्ब तो है नहीं, नाउन है, और इसका मतलब है रिडक्शन इन अमाउंट और साइज, कमी। रिडक्शन इन अमाउंट और साइज, कोई भी मात्रा, कोई भी राशि या फिर किसी भी आकार में कमी को बोलते हैं डेंट। तो क्या कहा गया है? एंड द स्कीम फॉर, और जो योजना है फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड असेट्स, सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग, ये देखो सब कैपिटल में दे रखे हैं, तब इसको नाम के रूप में पढ़ लीजिए। टू मेक अ डेंट इन रिजॉल्विंग डैम,
कि उनमें कमी की जा सके। इन रिजॉल्विंग डैम फॉर्म द बैकड्रॉप, इसने इन सब चीज़ों ने बनाया है बैकड्रॉप का मतलब पृष्ठभूमि को बोलते हैं। टू दिस डायरेक्टिव, इस निर्देश का एक पृष्ठभूमि तैयार की है। थोड़ा देखिए दोबारा से पढ़ेंगे समझ में आपको आएगा। माउंटिंग बैड लोन्स, बढ़ता हुआ जो बैड लोन है, जिस बैड लोन ने विच क्रॉस 10% ऑफ ऑल एडवांसेज एट दैट पॉइंट, जिसने 10% जो है सारे जितने भी एडवांसेज हैं उन सबको पार कर लिया है। मतलब बैड लोन ने इस एक कह सकते हो एक दहलीज को पार कर लिया है। एंड द फेल्योर ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम, जो वर्तमान में जो स्कीम्स हैं उनकी असफलता है। वो स्कीम कौन कौन सी है उनकी बात की गई है, जैसे कि कॉरपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग है, ये स्कीम है। स्ट्रेस्ड एसेट रेजोल्यूशन है, ये वाली स्कीम है। और स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेस्ड असेट्स, ये सब स्कीम है। टू मेक अ डेंट इन रिजॉल्विंग डैम, ताकि कमी की जा सके, ताकि थोड़ा सा क्या कर सकें, कम कर सकें अमाउंट या साइज को बैड लोन के। डैम फॉर्म द बैकड्रॉप टू दिस डायरेक्टिव, इन सब चीज़ों ने मिलकर इस निर्देश को एक पृष्ठभूमि तैयार की कि सर्कुलर क्यों जारी हुआ, उसके पीछे ये सब कारण थे। क्योंकि बैड लोन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, जो स्कीम चल रही थी बैंकों के द्वारा उन सब में असफलताएं मिल रही थी बैंक्स को, ठीक है ना। जो स्ट्रेस्ड असेट रेजोल्यूशन है वो बैंक कर नहीं पा रहे थे इस कारण से, और बैड लोन में कमी करने के संदर्भ में कि इस प्रकार की बात भविष्य में बैड लोन माउंटिंग देखने को ना मिले, इसके लिए इन सब चीज़ों ने क्या एक पृष्ठभूमि तैयार की कि सर्कुलर जारी कर दिया जाए आरबीआई के द्वारा। द सर्क्यूलर वॉज एम्ड एट, एम के साथ में एट का प्रयोग करते हैं, प्रेपोजिशन फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। इस सर्क्यूलर का जो उद्देश्य था वो ये था कि ब्रेकिंग द नेक्सस बिटवीन बैंक्स एंड डिफॉल्टर्स। नेक्सस का मतलब होता है संबंध, लिख लीजिएगा, कनेक्शन को बोलते हैं नेक्सस। तो इस सर्क्यूलर का उद्देश्य ये था कि भाई एक संबंध जो होता है बैंक्स और डिफॉल्टर्स के बीच में, उस संबंध को तोड़ा जाए। बोथ ऑफ होम वर कंटेंट टू एवरग्रीन लोन अंडर अवेलेबल स्कीम्स। बोथ ऑफ होम, अब ये बोथ किसके लिए आ रहा है, बैंक्स और डिफॉल्टर्स, इन दोनों के लिए आ रहा है। बोथ ऑफ होम, जिनमें से दोनों जो हैं वर कंटेंट टू एवरग्रीन लोन्स अंडर अवेलेबल स्कीम। जो कंटेंट टू का मतलब यहाँ पे क्या है, कंटेंट का मतलब संतुष्ट होना होता है। होम वर कंटेंट टू एवरग्रीन लोन्स अंडर अवेलेबल स्कीम्स, जो दोनों ही मतलब मिली भगत से क्या होता है कि बैंक वालों को भी फायदा होता है और डिफॉल्टर्स को भी फायदा है, उनको पैसा मिल जाता है। एवरग्रीन लोन्स, कभी जब चाहे तब लोन प्राप्त कर सकते थे वो किसी भी उपलब्ध स्कीम के जरिए। तो ये सब चीज़ें, इन सबको ख़त्म करने के लिए ये सर्कुलर जारी किया गया था। इट इंट्रोड्यूस्ड अ सर्टेन क्रेडिट डिसिप्लिन, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया एक निश्चित सर्टेन। देखिए सर्टेन का संदर्भ बता दूं आपको कि अगर ए लगा हुआ है सर्टेन के पहले, तब ये एक के बारे में बताएगा। अगर ए लगा हुआ नहीं होता है तो फिर आगे वाला जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, ठीक है ना। इट इंट्रोड्यूस्ड अ सर्टेन क्रेडिट डिसिप्लिन, इसने एक निश्चित क्रेडिट डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस किया। बैंक्स हैड टू रिकॉग्नाइज, जिसे बैंक को रिकॉग्नाइज करना था, डिफॉल्ट्स इमीडिएटली, कि कोई भी अगर डिफॉल्ट होता है वो तुरंत वो रिकॉग्नाइज करें, पहचाने। एन अटेम्प्ट रेजोल्यूशन, और प्रयास करें उसको हल करने का विद इन अ 6 मंथ टाइम फ्रेम, 6 महीने की अवधि में। ये बात स्पष्ट उसमें मेंशन थी। वाइल बोरोवर्स रिस्क बीइंग ड्रैग्ड इनटू, जबकि जो बोरोवर्स थे, कर्जदार थे, उनको खतरा ये था कि उनको घसीटा जा सकता था, ड्रैग किया जा सकता। ड्रैग का मतलब घसीटना, किसमें घसीट सकते थे, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में। एंड लूजिंग कंट्रोल ऑफ देयर एंटरप्राइजेज, और ऐसा भी हो सकता था कि उनको जो एंटरप्राइज, जो व्यवसाय वो चला रहे थे, उनको खोना पड़ जाए। इफ दे डिड नॉट रेगुलराइज देयर अकाउंट्स, यदि वो अपने अकाउंट को रेगुलराइज नहीं करते हैं, नियमित तौर पर मेंटेन नहीं करते हैं, लोन का पैसे इंस्टॉलमेंट जो है सही समय पर नहीं पहुंचाते हैं, तो RBI data prove the circular had begun to impact resolution positively. RBI data prove, RBI के जो आंकड़े हैं, प्रूव द सर्क्यूलर हैड बिगन टू इम्पैक्ट, उसमें ये प्रूव किया, ये सिद्ध हुआ कि सर्क्यूलर हैड बिगन टू इम्पैक्ट रेजोल्यूशन पॉजिटिवली, कि इस सर्क्यूलर ने शुरू कर दिया था। हैड बिगन है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैड बिगन टू इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव डालना है, कि रेजोल्यूशन को, जो ये एक सॉल्यूशन था, इसको इम्पैक्ट करना, सकारात्मक तरीके से इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया था इस सर्क्यूलर ने, कि रिजल्ट जो भी आता वो पॉजिटिव ही आता। अब देखिए दूसरा जो पैराग्राफ है इसमें, इट इज दिस क्रेडिट डिसिप्लिन दैट रिस्क बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड नाउ,
इट इज दिस क्रेडिट डिसिप्लिन, ये क्रेडिट डिसिप्लिन ही वो चीज है। इट अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आता है और इस प्रकार का है तो ये स्ट्रेस डालने के लिए आता है ना, कोई दबाव डालने के लिए, इम्फेसाइज करने के लिए। तो इट इज दिस क्रेडिट डिसिप्लिन, ये क्रेडिट डिसिप्लिन ही तो वो चीज है दैट रिस्क बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड नाउ, जो कि दैट रिस्क किसके लिए आ रहा है, क्योंकि दैट से पहले डिसिप्लिन है कि क्रेडिट डिसिप्लिन ही वो चीज है जो कि खतरा पैदा करता है बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड नाउ, जो अब कॉम्प्रोमाइज किया जाता है उसके प्रति खतरा, ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इट इज नॉट सरप्राइजिंग, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है दैट इंटरनेशनल रेटिंग्स एजेंसी मूडीज हैज टर्म्ड द डेवलपमेंट एज क्रेडिट नेगेटिव फॉर बैंक्स। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है मूडी हैज टर्म द डेवलपमेंट क्रेडिट नेगेटिव, जिसने इस डेवलपमेंट को टर्म किया है, जो भी कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने जो नलीफाई कर दिया है, इसको ये कहा है क्रेडिट नेगेटिव फॉर बैंक्स, कि बैंक्स के लिए अच्छी बात नहीं है, ये नेगेटिव काम करेगा। इट इज़ ट्रू दैट द सर्क्यूलर फेल्ड टू टेक इन टू अकाउंट, ये सत्य है कि सर्क्यूलर जो है वो असफल रहा टू टेक इन टू अकाउंट द पेक्युलरिटीज ऑफ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज और बोरोवर्स एंड केम अप विद द वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। कि टेक इन टू अकाउंट का मतलब तो होता है कंसीडर करना, मानना। पेक्युलरिटीज का मतलब होता है विचित्रता कह सकते हो, विषमताएं कह सकते हो। ये बात सत्य है कि सर्क्यूलर जो है वो असफल रहा, जो विषमताएं होती है उसको कंसीडर करने में ऑफ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज और बोरोवर्स, कि अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग कर्जदार हैं, उनके प्रति अलग अलग व्यवहार करना है, इन चीज़ों में असफल रहा। क्योंकि सर्क्यूलर में तो कुछ ऐसा था कि वन साइज फिट्स ऑल, कि ये सबको एक ही लाठी से हाँक रहा था, सबके साथ एक जैसा व्यवहार इसमें मेंशन किया गया था कि सबके साथ एक जैसा ही पेश आना है। ये जरूर इसमें एक नेगेटिव बात थी। इट इज़ ऑल्सो ट्रू, ये भी सत्य है कि दैट नॉट ऑल बोरोवर्स वर डेलिबरेट डिफॉल्ट। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर। ये भी सत्य है कि जितने भी कर्जदार हैं वो सारे के सारे जानबूझकर तो डिफॉल्टर हुए नहीं हैं। एंड सेक्टर सच एज पावर वर लेड लो बाई एक्सटर्नलिटीज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बोरोवर्स। और जो जैसे पावर संबंधी कोई सेक्टर है, जैसे कोई सेक्टर जैसे कि पावर है, पावर मतलब बिजली वाला, वर लेड लो बाय एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नलिटी मतलब बाहरी लोगों के द्वारा, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बोरोवर्स। ये कंट्रोल मतलब बोरोवर्स ही कंट्रोल में था नहीं, है ना। ये मतलब कहें कि अगर इस प्रकार का सेक्टर संभाल रहा है तो हो सकता है उनको घाटा लग जाए बिजनेस के अंदर, तो ये उनके कंट्रोल के परे था, तो फिर वो बोरोवर डेलिबरेट नहीं है। द RBI could have addressed these concerns, RBI जो है इन सब कंसर्न्स को, इन सब परेशानियों का हल निकाल सकता था। when banks and borrowers from these sectors brought these issues to its notice, जब बैंक और जो कर्जदार हैं उन सब फ्रॉम दीज सेक्टर्स, इन सेक्टर्स के इन सब मुद्दों को वो सामने लेकर आए थे। इट्स किसके लिए आ रहा है, RBI के लिए। जब RBI के ध्यान में ये चीज़ें लेकर आई गई बैंक्स के द्वारा, बोरोवर्स के द्वारा, तो RBI को इन सब का सॉल्यूशन ढूंढ लेना चाहिए था, कर सकता था। बाय टेकिंग ए हार्ड लाइन, हार्ड लाइन का मतलब क्या है, सख्त रवैया अपनाना, स्ट्रिक्ट होना, ये होता है हार्ड लाइन, स्ट्रिक्ट। तो बाय टेकिंग ए हार्ड लाइन एंड रिफ्यूजिंग टू हीड रिप्रेजेंटेशन, हीड का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। तो एक सख्ती का रुख अपनाने के द्वारा और रिप्रेजेंटेशंस को पे हीड का मतलब ध्यान देना है, तो ध्यान देने का मना कर देना कि मैं ध्यान नहीं देंगे हम रिप्रेजेंटेशन, जो भी बात सामने आई बैंक के द्वारा, डिफॉल्टर्स के द्वारा, उस पर ध्यान न देने के द्वारा। द RBI में ओनली हैव हार्म्ड इट्स ओन वेल इंटेंशन मूव। तो RBI ने क्या किया, RBI ने केवल अपना जो खुद का एक अच्छे इरादे से किया गया जो एक कदम था, ये तो बैड लोन को रेजोल्यूशन के लिए ही सर्कुलर जारी किया था, उसी की हानि कर बैठा। That said, it is now important for the central bank to ensure that the discipline in this system does not slacken. Slacken का मतलब है गति कम हो जाना, धीमा पड़ जाना। इसमें कहा गया कि इट इज़ नाउ इम्पोर्टेंट फॉर द सेंट्रल बैंक, कि अब ये इम्पोर्टेंट हो गया है केंद्रीय बैंक के लिए, RBI के लिए, टू एंश्योर दैट, ये सुनिश्चित करना कि डिसिप्लिन इन द सिस्टम डज नॉट स्लैकन, की अनुशासन जो है वो धीमा ना पड़ जाए। द बॉन्ड मार्केट डज नॉट अलाउ एनी लीवे, लीवे का मतलब होता है फ्रीडम। क्या होता है, फ्रीडम, स्वतंत्रता, आज़ादी। तो ये कहना चाह रहा है कि जब बॉन्ड मार्केट में कोई आज़ादी नहीं मिलती है, टू बोरोवर्स इन रीपेमेंट, जो भी कर्जदार हैं
उनको रीपेमेंट करने में कोई आज़ादी नहीं मिलती है बॉन्ड मार्केट में। तो देयर इज़ नो रीज़न वाई बैंक लोन्स शुड बी एनी डिफरेंट। तो इसमें कोई कारण नज़र नहीं आता कि बैंक को क्यों मतलब स्वतंत्रता देनी चाहिए अपने बोरोवर्स को। ये डिफरेंट कैसे हो सकता है? जब बॉन्ड मार्केट में कोई आज़ादी नहीं है तो बैंक्स को भी कोई आज़ादी अपने बोरोवर्स को नहीं देनी चाहिए। द आरबीआई शुड स्टडी द जजमेंट क्लोजली। क्लोजली यहाँ पे एडवर्ब है ना, स्टडी का विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द एडवर्ब है। आरबीआई शुड स्टडी द जजमेंट क्लोजली। आरबीआई को ये जजमेंट जो है उसको बहुत ही नज़दीक से अध्ययन करना चाहिए एंड क्विकली रीफ्रेम इट्स गाइडलाइंस, और अपनी जो गाइडलाइंस है उनको फिर से बनाना चाहिए सो दैट दे आर विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द पावर्स अवेलेबल टू इट, ताकि दैट दे आर विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द पावर्स अवेलेबल टू इट, ताकि जो इसको पावर्स प्राप्त हैं, शक्तियां प्राप्त हैं, उसी के अधीन होकर उसी के तहत ये सब कुछ ये कर सके। टू इट्स अवेलेबल टू इट अंडर द लॉ, जो नियमों के तहत, लॉ के तहत जो शक्तियां इसको प्राप्त हैं आरबीआई को, उसी परव्यू में रहकर, उसी क्षेत्र में रहकर ये काम कर सके। एल्स अदरवाइज क्या होगा? द गुड वर्क डन इन डेट रेजोल्यूशन इन द लास्ट 1 ईयर विल बी अनडन, कि जो भी अच्छा काम किया गया है डेट रेजोल्यूशन के लिए, कर्ज के रेजोल्यूशन के लिए इन द लास्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल में, विल बी अनडन, वो सब बर्बाद हो जाएगा। अनडन का मतलब है जो भी किया कराया है उस पर पानी फिर जाएगा। तो एक तो आरबीआई के संदर्भ में ये लेख था 12 फरवरी 2018 को जो रेजोल्यूशन सर्कुलर पारित किया गया उसके संदर्भ में। एक और बिजनेस संबंधी लेख यहां पर है, वो भी आरबीआई का है, तो वो और पढ़ते हैं हम। तो ये एक चीज और हमें पढ़नी है। देखिए सबसे पहले देखिए क्या लिख रखा है, वाई ए रेट कट वॉन्ट हेल्प लोअर लैंडिंग रेट्स, कि क्यों जो रेट कट है, कि दरों में कटौती जो है वो सहायता नहीं कर पाएगा लोअर लैंडिंग रेट्स। लैंडिंग रेट्स का मतलब है जिस पर लैंड का मतलब पैसा उधार देना, तो पैसा जो बैंक अपने कस्टमर को उधार देता है उस दर में कटौती क्यों नहीं आ पाएगी जब रेट कट कर दिया गया है। जब आरबीआई ने कोई रेट में कटौती की है तो फिर वो कर्जदारों को पैसा जो देता है उस ब्याज दर में कमी क्यों नहीं आ पाएगी। यहाँ ग्रामर की अगर बात करें तो एक चीज़ है कि हेल्प जो शब्द है उसके बाद में आप सीधा V0 लगा सकते हैं, तो इसी कारण देखिए हेल्प लोअर है। फिर देखिए सब हेडलाइन में क्या कहा गया है, लिंकिंग ऑफ फ्लोटिंग लोन रेट्स। फ्लोटिंग का मतलब होता है वेरिएबल, जो बार बार में बदलती रहती हो। लिंकिंग ऑफ फ्लोटिंग लोन रेट्स, तो लिंकिंग का मतलब होता है संबंध। तो फ्लोटिंग लोन रेट्स जो हैं, जो बार बार में बदलने वाली लोन रेट्स हैं, टू एन एक्सटर्नल बेंचमार्क, उसका जो लिंक है एक्सटर्नल बेंचमार्क से। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, बेंचमार्क का मतलब स्टैंडर्ड कह सकते हो। तो बाहरी स्टैंडर्ड के साथ उसको लिंक करना जो है नॉट ऑपरेशनल येट, वो अभी भी ऑपरेशनल नहीं है, मतलब इस पर काम नहीं किया गया है, अब तक काम नहीं किया गया है। ठीक है। एक्सटर्नल बेंचमार्क का मतलब यूँ मान लीजिए जैसे कोई कंपनी है और उस कंपनी को बाहरी दूसरी कंपनी के अगर बेंचमार्क देखने हो, दूसरी कंपनी के स्टैंडर्ड देखने हो, तो उसको एक्सटर्नल बेंचमार्क कहा गया है। ठीक है। अब बाकी देखिए आपको समझ में आएगा जब पूरा ये लेख पढ़ेंगे हम। तो विद द फर्स्ट बाई मंथली, with the first bi-monthly review of the Reserve Bank of India's monetary policy of this fiscal schedule to be announced on April 4. With the first bi-monthly मतलब 2 महीनों का, अपनी जो पहली 2 महीनों के जो रिव्यू है आरबीआई का, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का, मौद्रिक नीति का, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मौद्रिक नीति ऑफ दिस फिस्कल, इस वित्त वर्ष के, शेड्यूल टू बी अनाउंस्ड ऑन April 4, जो कि 4 अप्रैल को होना है। 4 अप्रैल मतलब आज की बात ही है। देयर इज एन एक्सपेक्टेशन, तो ऐसी एक संभावना है, ऑफ अनदर रेट कट, कि एक बार फिर से दरों में कटौती की जाएगी, एज इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू रिमेन सॉफ्ट, क्योंकि अभी महंगाई जो है वो नरमी का रुख अपनाए हुए है। इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू रिमेन सॉफ्ट, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, मुद्रास्फीति या महंगाई को बोलते हैं। चूंकि महंगाई जो है अभी भी नरम पड़ी हुई है, तो फिर हो सकता है कि एक रेट कट और बनता है। आज की इस बैठक में हो सकता है एक निर्णय लिया जाए कि एक बार और रेट में कटौती की जाए। दो रिटेल इन्फ्लेशन, यद्यपि जो खुदरा महंगाई है, द सेंट्रल बैंक्स मैन यार्ड स्टिक फॉर पॉलिसी मेकिंग। यार्ड स्टिक क्या होता है? यार्ड स्टिक का मतलब होता है फैक्ट और स्टैंडर्ड बाय विच यू कैन जज द सक्सेस और वैल्यू ऑफ समथिंग। एक ऐसा मानक,
एक ऐसा फैक्ट जिसके द्वारा आप अपनी सफलता या फिर कोई मूल्य को जज कर सकते हो, उसको यार्डस्टिक बोलते हैं। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो होता है ना, वो सेंट्रल बैंक के लिए, आरबीआई के लिए एक मुख्य पैमाना होता है योजना बनाने के लिए कि खुदरा महंगाई को देखते हुए आरबीआई जो है एक योजना बनाता है ना। रोज टू 4 मंथ हाई ऑफ 2.57% फरवरी, यद्यपि ये बढ़कर 2.57% तक 4 महीनों का हाईएस्ट प्राप्त किया है। 4 महीनों में 2.57% फरवरी में देखने को मिला कि खुदरा महंगाई जो है वो इतनी बढ़ी। फिर भी अब ये 2 है और यहाँ कॉमा है, इसलिए यहाँ पे फिर भी पढ़ा गया है। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, विरोधाभासी सेंटेंसेस हैं। 2 से अगर सेंटेंस स्टार्ट है, कंजंक्शन का प्रयोग जब करते हैं तो यट स्टिल या कॉमा का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ कॉमा है। इट इज स्टिल बिलो, फिर भी ये कम है। आरबीआई का जो मीडियम टर्म टारगेट होता है 4%, उससे कम है। 2.57 है तो 4% से तो कम है ही। तो खुदरा महंगाई, देखिए महंगाई जो होती है ना, हमेशा महंगाई कम होना केवल हो सकता है कि महंगाई कम होना केवल और केवल कह सकते हो कंज्यूमर के हित में हो। लेकिन अगर पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो महंगाई कम होना विपरीत प्रभाव भी डालता है। तो ये खुदरा महंगाई जो है एक मुख्य पैमाना होता है पॉलिसी मेकिंग का आरबीआई के लिए, जो कि 4 महीने का हाई रहा था, 2.57% रहा था फरवरी में। फिर भी जो मीडियम टर्म टारगेट होता है आरबीआई का 4%, उससे कम था। इन द प्रीवियस पॉलिसी इन फरवरी, जो प्रीवियस पॉलिसी है, पिछली जो नीति है फरवरी में, विच वॉज द फर्स्ट वन अंडर गवर्नर शक्तिकांता दास, जो कि पहली थी, जो उस समय जो गवर्नर है शक्तिकांता दास, उनके अधीन द सेंट्रल बैंक हैड रिड्यूस्ड, सेंट्रल बैंक ने उस समय अपनी रेपो रेट जो है, रेपो रेट का मतलब है जिस दर पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है, उसे कहते हैं रेपो रेट। तो रेपो रेट को कम किया गया 25 बेसिस पॉइंट्स तक, तो और 6.25% तक कर दिया। पहले 6.50 था, अब 6.25 कर दिया। 100 बेसिस पॉइंट जो होता है वो 1 परसेंटेज पॉइंट के बराबर होता है, ठीक है। फिर कह रहा है डिस्पाइट द रेट कट, फिर भी इस दर में कटौती के बावजूद द रेस्पॉन्स फ्रॉम बैंक्स, जो बैंक से रेस्पॉन्स मिलना था इन कटिंग लैंडिंग रेट्स। अब देखिए, जब आरबीआई ने बैंकों को पैसा उधार दिया और कम दर पर उधार दिया, तो इसका मतलब आरबीआई एक्सपेक्ट करता है कि वो भी लैंडिंग रेट को कम करेगा। बैंक भी अपने जो भी वहां पर बोरोवर होंगे उनको पैसा कम ब्याज दर पर उपलब्ध करवाएगा। तो इस चीज के बावजूद भी इन डिस्पाइट द रेट कट, इस रेट कट के बावजूद भी द रेस्पॉन्स फ्रॉम बैंक्स, जो रेस्पॉन्स था बैंक्स की तरफ से इन कटिंग लैंडिंग रेट्स, होना तो ये चाहिए था कि लैंडिंग रेट की कटौती की जाए, हैज ओनली बीन पार्शियल, ये आंशिक ही रहा। पार्शियल का मतलब है आंशिक, ठीक है, कि ये बहुत ही कम रहा। ओनली ए फ्यू बैंक्स रिड्यूस देयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट, बहुत ही कम बैंक थे जिन्होंने अपनी MCLR कम की। देखिए MCLR की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए बता दूं मैं आपको, ये यहां से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। MCLR से पहले बेस रेट थी, बेस रेट से पहले BPLR थी। अप्रैल 2016 से MCLR का स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, अप्रैल 2016 से। सबसे पहले BPLR होती थी, उसके बाद में बेस रेट, और तीसरा रूप ये MCLR है। तो ओनली ए फ्यू बैंक्स रिड्यूस्ड, केवल कुछ बैंक ने ही कम करी है अपनी MCLR, द बेंचमार्क लैंडिंग रेट टू विच ऑल लोन्स आर लिंक्ड। ये अपना एक मुख्य स्टैंडर्ड लैंडिंग रेट है, ये एक बेंचमार्क लैंडिंग रेट है, स्टैंडर्ड लैंडिंग रेट है, टू विच ऑल द लोन्स आर लिंक्ड, जिससे सारे के सारे लोन्स जो हैं जुड़े हुए होते हैं, बाय 10 to 15 बेसिस पॉइंट्स। और इन्होंने कितनी कम की, 10 से 15 बेसिस पॉइंट्स कम किए। बैंकर जस्टिफाई, अब बैंक वालों से पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, कुछ नहीं क्यों किया, बाकी ने क्यों नहीं किया। तो बैंकर्स जस्टिफाई नॉट पासिंग ऑन रेट चेंजेस टू एंड कस्टमर्स, तो बैंकर्स जस्टिफाई करते हैं, अपना कारण बताते हैं कि क्यों उन्होंने, जो आरबीआई ने रेपो रेट कम की थी और उसको पास नहीं होने दिया कस्टमर्स तक, कस्टमर्स को कम ब्याज पर पैसा नहीं दिया, उसके पीछे कारण थे ऑन 2 ग्राउंड्स, 2 कारणों के आधार पर। ग्राउंड्स का मतलब कारण है। पहला कारण बताया कि देयर कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स हैज नॉट फॉलन विद ए कट इन द रेपो रेट, कि रेपो रेट में कट होने से, रेपो रेट कम हो जाने से उनकी जो डिपॉजिट कॉस्ट थी ना, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स थी, वो गिरावट नहीं आई उसमें,
है ना, रेपो रेट कम हो जाने से जो उनकी डिपॉजिट्स की कॉस्ट होनी थी, जो कॉस्ट लगनी थी उनके डिपॉजिट्स की, उसमें गिरावट नहीं आई है, इसलिए हमने लैंडिंग रेट को कम नहीं किया। दूसरा उसमें कारण क्या गिनाया, 2 मॉनेटरी व्हाट, मॉनेटरी ट्रांसमिशन। जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन है, मॉनेटरी ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि आरबीआई ने कोई नीति बनाई, मॉनेटरी पॉलिसी बनाई, और वो नीतियां बिजनेस या फिर फिनेंशियल मार्केट, फिर बिजनेस, फिर हाउस होल्ड तक पहुंचती है, उसको मॉनेटरी ट्रांसमिशन बोलते हैं। आरबीआई के द्वारा जो नीति बनाई जाती है उसका प्रभाव घरों तक पड़ता है, उसको बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांसमिशन। और मॉनेटरी ट्रांसमिशन कम्स विद ए लैग, लैग का मतलब फिसड्डी होना, सुस्त पड़ जाना, मंद पड़ जाना, और जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन है वो बहुत ही धीमा रहा, इस कारण से हमने लैंडिंग रेट को कम नहीं किया। बैंकर्स का कहना था, जस्टिफाई उन्होंने इस प्रकार से किया। सो इवन इफ द आरबीआई कट्स लैंडिंग रेट्स अगेन ऑन थर्सडे, तो अगर आरबीआई फिर से गुरुवार को, मतलब आज 4 अप्रैल को फिर से लैंडिंग रेट को कम कर देता है, इट इज अनलाइकली, तो ऐसी कोई संभावना नहीं, अनलाइकली का मतलब संभावना ना होना, दैट बैंक्स विल पास ऑन द एंटायर बेनिफिट्स टू द कस्टमर्स, कि बैंक्स जो है वो कस्टमर्स तक पूरा का पूरा बेनिफिट जाने देंगे। जरूरी नहीं है, पहले ही नहीं किया तो अब की बार क्या गारंटी है कि करने देंगे ये। बट बैंक्स हैव बीन प्रॉम्प्ट, लेकिन बैंक्स जो हैं वो मतलब प्रॉम्प्ट रहे हैं। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, प्रॉम्प्ट का मतलब देरी किए बगैर, इमीडिएट, इन्होंने कोई देरी नहीं की है, एन इवन अहेड ऑफ द कर्व, और इस सिस्टम से वो भली भांति परिचित थे, इससे आगे ही रहे हैं। कर्व का मतलब वैसे वले होता है, एग्जैक्ट अर्थ निकालेंगे तो, लेकिन यहां पे कर्व का मतलब यूं कह सकते हो एन इवन अहेड ऑफ द कर्व, और इस सिस्टम से पहले से ही एडवांस चल रहे हैं, इनको पता है कि बैंक वाले ऐसा कर सकते हैं। व्हेन रेट्स वर राइजिंग, When rates were rising, जब ये कीमतें, दरें जो हैं बढ़ रही थी, उस समय ये इनसे आगे था, प्रॉम्प्ट थे। बट बैंक्स हैव बीन प्रॉम्प्ट, लेकिन बैंक्स जो हैं वो प्रॉम्प्ट रहे हैं, इमीडिएट रहे हैं, कोई देरी नहीं की है, और इस कर्व से पहले से आगे थे। व्हेन रेट्स वर राइजिंग, जब रेट्स जो हैं बढ़ रही थी। मैनी लेंडर्स इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे जो पैसा उधार देते हैं, जो लोन देते हैं बोरोवर्स को, उसमें शामिल हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक, अनाउंस्ड 20 बीपीएस एमसीएलआर हाइक्स फ्रॉम मार्च 1, 2018। इन्होंने पहले से ही एमसीएलआर को बढ़ा दिया था, हाइक का मतलब बढ़ोतरी को बोलते हैं। मार्च 1, 2018 को ही इन्होंने 20 बीपीएस एमसीएलआर बढ़ा दिए, जबकि आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज करना शुरू किया था जून 2018 में। ये जो रेपो रेट इंक्रीज साइकिल है वो केवल जून 2018 में शुरू किया, इन्होंने पहले ही बढ़ा दिया कि अगर कम करेंगे तो कम कर देंगे, लेकिन हमारा तो कम से कम उतना ही आएगा, ठीक है ना। मॉनेटरी ट्रांसमिशन हैज़ बीन एन इशू, मॉनेटरी ट्रांसमिशन जो है एक इशू रहा है फॉर द सेंट्रल बैंक फॉर मोर देन ए डिकेड, एक दशक से भी अधिक समय हो गया है कि ये मुद्दा रहा है आरबीआई के लिए। एंड ऑल द गवर्नर्स ट्राई टू एड्रेस इट, और जितने भी गवर्नर्स आए हैं आरबीआई के, उन सभी ने प्रयास किया है कि इसको हल किया जाए। एड्रेस का मतलब यहाँ पे हल करना है। इट इन द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों में इन्होंने प्रयास किया है कि इसको हल किया जाए। सबसे पहले गवर्नर थे डुवरी सुब्बाराव, डी सुब्बाराव के नाम से आप जानते होंगे। रिप्लेस द देन बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट रेजिम विद द बेस रेट इन जुलाई 2010। सबसे पहले डी सुब्बाराव जो थे, उन्होंने उस समय की जो बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट थी, जो उस समय की जो जिस दर पे पैसा उधार दिया जाता था, उसको क्या कर दिया था इन्होंने, जुलाई 2010 में उस बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट जो रेजिम विद द बेस रेट इन दिस, उनको रिप्लेस किया था डी सुब्बाराव ने। उस समय की बेंचमार्क लैंडिंग रेट थी, रेजिम का मतलब यहाँ पे सिस्टम है ना, उसका जो सिस्टम चल रहा था उसको रिप्लेस किया था 2010 में। 2010 में बेस रेट थी, उससे पहले क्या थी, बीपीएलआर, मैंने बताया था आपको। हिज सक्सेसर मतलब बाद वाला, उनके बाद में आए रघुराम राजन, उन्होंने एमसीएलआर रेजिम को, सिस्टम को बताया, मैंने बताया था ना आपको कि एमसीएलआर रेजिम इंट्रोड्यूस किया। ये इंट्रोड्यूस कब हुआ, विच रिप्लेस द बेस रेट फ्रॉम अप्रैल 2016, 2016 अप्रैल को रिप्लेस हो गया था, बेस रेट को रिप्लेस किया था। बोथ द बेस रेट एंड द एमसीएलआर वर ए फंक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड्स ऑफ द बैंक्स, दोनों ही चीजें, चाहे बेस रेट हो चाहे एमसीएलआर हो, वर अ फंक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड्स ऑफ द बैंक्स। वो फंक्शन, एक फंक्शन था कॉस्ट ऑफ फंड्स का, फंड्स की कॉस्ट का, ऑफ द बैंक्स, बैंक्स के फंड्स की कॉस्ट का एक सिस्टम था कि किस मिनिमम दर पर पैसा कर्जदारों को उधार देना है, वो एमसीएलआर और बेस रेट थी, दोनों ही चीजें। विद बोथ द रेजिम्स लार्जली फेलिंग टू एड्रेस द इश्यू ऑफ मॉनेटरी ट्रांसमिशन, दोनों ही जो सिस्टम है,
चाहे वो बेस रेट हो, चाहे वो MCLR हो, लार्जली फेलिंग टू, जो बहुत वृहद स्तर पे असफल रहे थे, टू एड्रेस द इश्यू ऑफ मॉनेटरी ट्रांसमिशन। मॉनेटरी ट्रांसमिशन की जो समस्या थी उसको हल निकालने में। मैंने कहा ना कि RBI ने कोई भी अगर नीति बनाई है उसका जो असर है वो सीधा कस्टमर के पास होना चाहिए था, कस्टमर के पास उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो उसमें जो पेचीदगी है, समस्या आ रही थी, उस चीज़ को हैंडल करने में दोनों ही सिस्टम असफल रहे। डॉक्टर राजन सक्सेस उर्जित पटेल। अब इन डॉक्टर राजन के बाद आए उर्जित पटेल गवर्नर, प्रपोज्ड ए न्यू रेजिम, इन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इन विच द फ्लोटिंग लोन रेट्स फॉर स्मॉल बोरोवर्स, जिसमें यह कहा कि जो वेरिएबल लोन रेट है, जो लगातार चेंज होने वाले लोन रेट है छोटे कर्जदारों के लिए, वुड बी लिंक टू एन एक्सटर्नल बेंचमार्क, उसका संबंध होगा, उसको लिंक कर दिया जाएगा एक्सटर्नल बेंचमार्क से। 4 ऑप्शंस वर गिवन, 4 विकल्प इसमें दिए गए, टू बैंक्स टू चूज द एक्सटर्नल बेंचमार्क, कि बैंक्स जो है चूज कर ले एक्सटर्नल बेंचमार्क को, बाहर की किसी चीज को देखकर। वन ऑफ देम, उनमें से एक था, बीइंग द क्या आना चाहिए, देखो, बीइंग द रेपो रेट। लेट मी जस्ट सी व्हाट इज एग्जैक्टली देयर। हाँ, यहीं पे था, देखिए ये देखिए, बीइंग द रेपो रेट इन हिज लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी हेल्ड ऑन December 5। अब अपनी जो अंतिम मॉनेटरी पॉलिसी थी December 5 को जो उन्होंने बनाई थी, डॉक्टर पटेल मैंडेटेड दैट दिस न्यू सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लैंडिंग रेट्स विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम April 1। तो डॉक्टर पटेल ने, उर्जित पटेल ने अपनी जो अंतिम मौद्रिक नीति बनाई थी 5 दिसंबर को जो बनाई गई थी, उन्होंने मैंडेट किया, मैंने तो आदेश देने को बोलते हैं, मैंडेटेड लिख लीजिएगा, मैंडेट का मतलब है आदेश देना। तो डॉक्टर पटेल ने आदेश दिया दैट दिस न्यू सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल बेंचमार्क, कि जो नया सिस्टम है एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक करने का, मैंने बताया था एक्सटर्नल मतलब बाहरी, बेंचमार्क का मतलब स्टैंडर्ड, किसी बाहरी स्टैंडर्ड को देखकर कर लीजिए, ये बताया इन्होंने। लैंडिंग रेट्स विल कम इनटू इफेक्ट, ये शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल 2019 को, है ना। द फाइनल गाइडलाइंस वर शेड्यूल्ड टू बी इश्यूड बाय द एंड ऑफ December 2018। जो फाइनल गाइडलाइंस है वर शेड्यूल्ड टू बी इश्यूड, उसको ये कहा गया कि जो अंतिम इसमें गाइडलाइंस है वो इश्यू की जाएगी दिसंबर 2018 के अंत तक, ये उन्होंने कहा था। द फाइनल गाइडलाइंस आर येट टू बी इश्यूड, लेकिन अभी तक अंतिम गाइडलाइंस को इश्यू नहीं किया, दिसंबर 2018 जा चुका है। हैंस द न्यू स्कीम वाज नॉट मेड ऑपरेशनल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ, इसलिए जो नई स्कीम जो है वो अभी तक प्रभावी नहीं हुई है, ऑपरेशनल नहीं हुई, अभी तक काम करना शुरू नहीं किया है। बैंक्स हैव अपोज दिस सिस्टम टूथ एंड नेल, बैंक ने इस सिस्टम को पूरी तरीके से विरोध किया। टूथ एंड नेल का मतलब भरसक प्रयास किया, इन्होंने बहुत मेहनत करी इन्होंने इसका अपोज करने में। दे आर्ग्यू, उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि दैट द कोस्ट आर नॉट लिंक्ड टू एक्सटर्नल बेंचमार्क एंड लैंडिंग रेट शुड बी ए फंक्शन ऑफ कॉस्ट, कि अगर कोई भी कीमतें जो हैं वो जुड़ी हुई नहीं है एक्सटर्नल बेंचमार्क से और लैंडिंग रेट्स से, शुड बी ए फंक्शन ऑफ कॉस्ट, वो एक फंक्शन ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, ठीक है। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय SBI डिसाइडेड टू लिंक द सेविंग्स अकाउंट रेट टू द रेपो रेट फ्रॉम May 1। लेकिन SBI ने तय किया उसी समय टू लिंक द सेविंग्स अकाउंट रेट, कि सेविंग्स अकाउंट की रेट जो है वो लिंक करना शुरू कर दिया रेपो रेट से, कि जिनका पैसा 1 लाख से अधिक जमा हो रहा है तो उसमें जो बेनिफिट मिलेगा वो रेपो रेट के अनुसार मिलेगा 1 मई से, ये SBI ने कह दिया। RBI इज येट टू क्लैरिफाई, RBI को अभी भी क्लैरिफाई करना है कि वाई देयर इज अ डिले इन इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम इवन आफ्टर इट वॉज अनाउंस्ड। यट जब भी लगता है इसका मतलब अभी तक ये हुआ नहीं है, अभी भी करना शेष है। तो RBI इज येट टू क्लैरिफाई, RBI को अभी भी क्लैरिफाई करना है कि वाई देयर इज अ डिले इन इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम, कि क्यों देरी हो रही है इस प्रकार की स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में आफ्टर इट वाज अनाउंस, जब ये घोषणा हो गई थी, और क्यों अभी तक नहीं किया है। इन द February पॉलिसी, जो फरवरी की योजना है, व्हेन आस्क्ड अबाउट शिफ्टिंग द लैंडिंग रेट टू एन एक्सटर्नल बेंचमार्क, जब पूछा गया, जब कहा गया कि लैंडिंग रेट को एक्सटर्नल बेंचमार्क में शिफ्ट कर दिया जाए, मिस्टर दास सर, शक्तिकांता दास जो वर्तमान में गवर्नर, उन्होंने कहा कि वी हैव रिसीव्ड कमेंट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड द बैंक्स, कि हमने कमेंट्स प्राप्त किए हैं पब्लिक से भी और बैंक से भी। दे आर करंटली अंडर एग्जामिनेशन, और हम इनकी जांच कर रहे हैं। द गवर्नर में चूज टू क्लैरिफाई द RBI's पोजिशन ऑन द इश्यू इन द मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू ऑन थर्सडे।
द गवर्नर में चूज टू क्लैरिफाई, गवर्नर जो है हो सकता है कि चूज करें, क्लैरिफाई द आरबीआई पोजीशन, कि आरबीआई की स्थिति क्या है उसको स्पष्ट करें, ऑन द इश्यू, इस मुद्दे पर, इन द मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू ऑन थर्सडे, थर्सडे को जो एक मौद्रिक नीति का रिव्यू होने वाला है, इसमें आरबीआई का क्या स्टैंड होने वाला है, इसको क्लैरिफाई करें गवर्नर, ऐसा हो सकता है। तो ये हमने डिस्कस किया है 4 अप्रैल का एडिटोरियल सेशन भी, और एक और आर्टिकल बिजनेस का। तो ये दोनों ही आर्टिकल्स बैंक के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। MCLR की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। इससे पहले का रेजिम क्या था, बेस रेट था, उससे पहले क्या था, BPLR था, और रेपो रेट का क्या प्रभाव पड़ता है मॉनेटरी ट्रांसमिशन पे, ये ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें आपके बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत उपयोगी हैं। और वैसे हमने बहुत कुछ सीखा ही है, कैसे आपको ट्रांसलेट करना है, कैसे कोई चीज़ को समझना है, कैसे ग्रामर को यूज़ करना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वन। सी यू टुमारो विद अ न्यू एडिटोरियल सेशन। टिल देन, गुड बाय।